कई दशकों से हमें जीवन के बारे में एक कहानी सुनाई जाती रही है, एक बहुत ही दमदार कहानी। लेकिन नई जानकारियों से ऐसा लग रहा है कि शायद वो कहानी अधूरी है। प्रोफेसर नोबल का ये कहना सीधे सीधे उस विचार को चुनौती देता है जिसे रिचर्ड डॉकिंस की द सेल्फिश जीन जैसी किताबों ने इतना लोकप्रिय बना दिया है। तो सवाल ये उठता है कि अगर जीन ही सब कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा तो फिर कर कौन रहा है? यही इस पूरी चर्चा का केंद्र है। चलिए पहले उस पुरानी कहानी को समझते हैं जिसे जेनेटिक डिटर्मिनिज्म कहते हैं। मतलब ये मानना कि जीन ही राजा है और सब कुछ वहीं तय करता है। ये फ्रांसिस क्रिक का मशहूर सेंट्रल डॉगमा है जिसने 1956 से बायोलॉजी की सोच पर राज किया है। सीधा सा हिसाब, जानकारी सिर्फ एक ही दिशा में जाएगी, डीएनए से जीव की तरफ, बस। मतलब ये एक वन वे स्ट्रीट जैसा है। डीएनए मास्टर ब्लूप्रिंट है, उससे प्रोटीन बनते हैं और उन प्रोटीन से बनता है पूरा जीव। कहानी खत्म। और इसी सोच के आधार पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। वादा किया गया था कि 10 साल के अंदर कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज मिल जाएगा क्योंकि हमारे पास जीवन का नक्शा होगा। पर वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है और यहीं से इस जीन केंद्रित मॉडल पर शक के बादल मंडराने लगे। अब आता है वो पहला बड़ा सबूत जो इस सेंट्रल डॉगमा की नींव हिला देता है, और ये सबूत प्रोफेसर नोबल की अपनी ही रिसर्च से आया। जरा सोचिए, एक भ्रूण का दिल धड़कना शुरू कर देता है जबकि उसे निर्देश देने के लिए कोई नर्वस सिस्टम बना ही नहीं होता, तो उसे कौन बताता है कि अब धड़कना है? 1950 के दशक में जब रिसर्च हुई तो पता चला कि जीन्स में दिल की धड़कन के लिए कोई मास्टर क्लॉक जैसा कोई खास प्रोग्राम है ही नहीं। नोबल के समीकरण तो यही बता रहे थे कि सिस्टम खुद ही अपनी लय पैदा कर रहा है, पर उस वक्त ये बात मानना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था। और इसी को कहते हैं सेल्फ एक्साइटेशन, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहां सिस्टम अपनी रिदमिक एक्टिविटी खुद पैदा करता है। ये सेलुलर लेवल पर एक तरह की एजेंसी या कहें कि एक मकसद का सबूत है। तो अगर जीन प्रोग्रामर नहीं है तो फिर असली कमांडर कौन है? चलिए अब इस जीन सेंट्रिक सोच के खिलाफ सबूत देखते हैं, और इसमें सबसे बड़ा रोल है जीवित कोशिका का। ये नंबर देखिए, 3 लाख। जरा सोचिए, अगर जीनोम को कोशिका की मदद के बिना अकेला छोड़ दिया जाए तो वो एक बार कॉपी होने में ही 3 लाख गलतियां कर देगा। 3 अरब बेस पेयर में से 3 लाख, इतनी गलतियां किसी भी सेल के लिए जानलेवा होंगी। इससे साफ है कि जीनोम अपने आप में कुछ नहीं है। असली मास्टर तो वो जीवित कोशिका है जो जीनोम को मैनेज करती है, उसकी गलतियां सुधारती है और ये तय करती है कि उसे इस्तेमाल कैसे करना है। कोशिका सिर्फ एक डिब्बा नहीं है। इसी बात को नोबेल पुरस्कार विजेता बारबरा मैक्लिंटॉक ने क्या खूब कहा है, जीनोम कोशिका का एक अंग है, मतलब कोशिका का हिस्सा, कोशिका का मालिक नहीं। तो अगर ये वन वे स्ट्रीट नहीं है तो फिर क्या है? यहीं पर प्रोफेसर नोबल का एक नया ढांचा सामने आता है जो इस वन वे स्ट्रीट को एक डायनामिक नेटवर्क से बदल देता है। इसका मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ जीन से ऊपर की तरफ नहीं जाती, वो ऊपर से यानी जीव और उसके माहौल से नीचे की तरफ भी आती है और जीनोम को बताती है कि उसे क्या करना है। जैसे जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा शरीर जीनोम को सिग्नल भेजता है कि और ज़्यादा मसल प्रोटीन बनाओ। तो देखिए कितना बड़ा फर्क है दोनों नजरियों में। एक तरफ है पुरानी सोच, एक वन वे स्ट्रीट जहां सब कुछ नीचे से ऊपर कंट्रोल हो रहा है, और दूसरी तरफ है बायोलॉजिकल रिलेटिविटी जहां 2 वे कम्युनिकेशन है, एक पूरा नेटवर्क है, और जीन ब्लूप्रिंट नहीं बल्कि एक डेटाबेस की तरह है जिसे कोशिका इस्तेमाल करती है। और मजे की बात यह है कि ये नई सोच एक तरह से पुरानी सोच की तरफ वापसी है। चलिए देखते हैं कि डार्विन ने असल में क्या कहा था। ये टाइमलाइन देखिए, 1859 में डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लेकर आए, लेकिन 1871 में उन्होंने खुद एक मोर के इरादे की बात की, मतलब उन्होंने एजेंसी को माना था। फिर 1956 में क्रिक का सेंट्रल डॉगमा आया जिसने इस एजेंसी वाले विचार को पूरी तरह से हटा दिया। और आज नोबल वापस डार्विन के उस ज्यादा समग्र नजरिए की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। बात सिर्फ फिलॉसफी की नहीं है, गणित भी यही कहता है। सिर्फ रैंडम जेनेटिक बदलाव से जीवन का विकास होने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, इतना कि वो मुमकिन ही नहीं लगता। इसका मतलब यह है कि जीव अपने विकास में खुद हिस्सा लेते हैं, उसे तेज करते हैं। तो इस नई सोच का मतलब क्या है?
इसका असर सिर्फ बायोलॉजी की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि मेडिसिन, समाज और जीवन को देखने के हमारे नजरिए पर भी पड़ता है। जैसे कि मेडिसिन में हम किसी बीमारी के लिए एक जीन खोजने के बजाय ये समझते हैं कि बीमारी एक पूरे सिस्टम का फेलियर है। समाज में मेरे जीन्स ने मुझसे ये करवाया वाला बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि एजेंसी और जिम्मेदारी मायने रखती है। और सबसे बड़ी बात, जीवन एक अंधी रैंडम प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक मकसद से भरी इंटेलिजेंट प्रक्रिया नजर आने लगती है। तो फिर ये एजेंसी, ये मकसद है कहाँ? इस नज़रिए से देखें तो एजेंसी हर जगह है और कहीं भी नहीं। ये किसी एक मॉलिक्यूल में नहीं बैठी, बल्कि जीवन के हर लेवल पर जो अलग अलग हिस्सों के बीच रिश्ते हैं, जो बातचीत है, ये उसी की एक प्रॉपर्टी है। तो अगर जीवन कोई प्रोग्राम नहीं है जो चलाया जा रहा है, बल्कि हर लेवल पे हो रही एक बातचीत है, तो सवाल ये है कि ये बातचीत किस बारे में है? ये क्या कहने की कोशिश कर रही है?